हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपने पीएसआई और ऑप्शनल की डिस्कशन को। और हमारा टॉपिक अभी तक यही चल रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ नॉर्मेटिव अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। डैट इज़ आइजिया बर्लिन का जो पर्सपेक्टिव है कि नॉर्मेटिव अप्रोच क्या है, उसको कवर कर लिया। डिफरेंसेस देख लिए, कोर डिफरेंसेस को जान लिया कि मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच और मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर क्या डिफरेंस है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि नॉर्मेटिव अप्रोच के अंदर जो पॉलिटिकल थ्योरीज आती हैं, जिनको वेरियस पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड फिलोसफर्स ने फॉर्मुलेट करा है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। और नॉर्मेटिव अप्रोचेस के ऊपर जो क्रिटिसिज्म पोर्ट्रे करे जाते हैं वेरियस क्रिटिक्स के द्वारा, वो वैलिड क्यों नहीं है। क्योंकि बिना नॉर्मेटिव अप्रोच के सोसाइटी और पॉलिटी के अंदर हमने पढ़ा था कि वो एक विजनलेस डायरेक्शन के अंदर जाएंगे कि उनको पता ही नहीं होगा एक कंट्री के अंदर सत्ता में बैठे हुए लोगों को, सरकारों को, कि उनको लेकर कहाँ जाना है अपने देश को, अगर वो विजनरी होंगे ही नहीं। और विजनरी होने का मतलब है कि आपको फ्यूचर ओरिएंटेड होना पड़ेगा। और जहाँ पर आप फ्यूचर ओरिएंटेड हो तो आप रियलिटी से दूर हटकर कुछ ऐसी चीज़ों को अचीव करने के बारे में सोच रहे हो जो कि रियलिटी से फ़िलहाल तो आपकी मेल नहीं खाती हैं वो चीज़ें, क्योंकि वो आपकी एक आइडियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन उन आइडियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि आप अपनी अर्थव्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को उस स्तर पर लेकर जा सको, उस जगह पर पहुंचा सको। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये बताया था दोस्तों, जो कि हमारा यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है, कि नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो डिक्लाइन होने लग गई थी। नॉर्मेटिव अप्रोच के अंतर्गत जो भी थ्योरीज आती थी, और नॉर्मेटिव अप्रोच की थ्योरीज को देने वाले जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स एंड थ्योरिस्ट थे, उनकी थ्योरीज को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लगा था, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और ये कब हुआ था? जब शुरुआत हो गई थी बिहेवियरल रेवोल्यूशन की। तो आपको मैं सबसे पहले तो एक टाइमलाइन बता देता हूँ। एशियन टाइम से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने तक ज़्यादातर दुनिया के अंदर जो अप्रोचेस चल रही थी, या फिर हर एक पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर, ऑलमोस्ट हर एक पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आपको नॉर्मेटिव अप्रोच जो है वो देखने को मिलती थी। और नॉर्मेटिव अप्रोच अपने आप में एक तरीके से दर्शाता है आइडियलिज्म की टेंडेंसी को। नॉर्मेटिव अप्रोच के बाद दोस्तों याद रखना, इसके सामने जो अप्रोच डेवलप हुई उसको हम कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच। और बिहेवियरल अप्रोच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है थोड़े टाइम तक प्रोमिनेंट रही, क्योंकि बिहेवियरल अप्रोच इमर्ज एज अ रिएक्शन टू नॉर्मेटिव अप्रोच। लेकिन बिहेवियरल अप्रोच का भी एक रिएक्शन आगे चलकर डेवलप हुआ, डैट इज, उसको हम कहते हैं पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो इसको, नॉर्मेटिव अप्रोच के सामने एज अ रिएक्शन, एज अ क्रिटिसिज्म डेवलप हुआ बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, विच इमर्ज एज अ रिएक्शन टू नॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और फिर उसके अंदर आप जानते हो कि फिर चाहे आप मिनिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच की बात कर लो या मैक्सिमलिस्ट नॉर्मेटिव अप्रोच की बात कर लो, और बिहेवियरल अप्रोच के सामने एज अ रिएक्शन की तरह डेवलप हुई पोस्ट बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी या पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। और ये इसका रिएक्शन था बिहेवियरल अप्रोच का। ये टाइमलाइन है कि कौन किसके बाद आया, इसको याद रखना।
ये आगे चलकर जैसा जैसा हमारा PSIR का सिलेबस आगे बढ़ेगा तो इसके बारे में और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और इन तीनों अप्रोचेस के अंदर वेरियस थ्योरीज जो आती चली गई इसके बारे में आपको और बेटर आइडिया लग सकेगा। तो दोस्तों अब हमें ये जानना है कि व्हाट इज दिस बिहेवियरल रेवोल्यूशन, या जिसको हम यहां पर कह रहे हैं बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी, या सिंपली आप इसको बिहेवियरल अप्रोच कह सकते हो। एक बात मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूं, ये जो वर्ड हम यूज करते हैं दोस्तों बिहेवियरल रेवोल्यूशन, या जिसको हम बोल रहे हैं बिहेवियरिज्म, ये वाली जो पर्टिकुलर अप्रोच है ना, ये वेरियस फील्ड्स के अंदर इमर्ज हुई थी, लाइक पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी एंड वेरियस अदर डिसिप्लिन्स। तो जब भी आप ये बिहेवियरल अप्रोच के बारे में सुनते हो ना, अगर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ोगे पॉलिटिकल साइंस के, साइकोलॉजी के, फिलॉसफी के, इकोनॉमिक्स के, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये बिहेवियरल रेवोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में नहीं आया। ये जो वेरियस अदर डिसिप्लिन्स, अदर सब्जेक्ट मैटर्स हैं लाइक साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, उन सारे डिसिप्लिन्स के अंदर आपको बिहेवियरिज्म या बिहेवियरल रेवोल्यूशन या बिहेवियरल अप्रोच जिसको आप कहते हो वो आपको देखने को मिलता है। फिलहाल हमारा यहाँ पर कंसर्न है पूरा का पूरा समझने के ऊपर कि व्हाट इज दिस बिहेवियरिज्म, बिहेवियरल अप्रोच एंड बिहेवियरल रेवोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस। हमारा पूरा लेना देना यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस से है बिकॉज वी आर डूइंग PSIR। तो समझते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच के सामने एज अ रिएक्शन के तौर पर कैसे डेवलप हुई, कैसे इमर्ज हुई ये बिहेवियरल अप्रोच। तो दोस्तों जिसको यहाँ पर राइटर आपको ये जो वर्ड कह रहे हैं, हम सिंपली इसको वैसे अपनी किताबों के अंदर बिहेवियरल अप्रोच या बिहेवियरिज्म के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि हमारे सामने राइटर ने क्या वर्ड यूज़ कर रखा है, उन्होंने बोल रखा है ये है बिहेवियरल रेवोल्यूशन। अब हमें समझना यहाँ पर ये कि यहाँ पर बिहेवियरल वर्ड के आगे ये रेवोल्यूशन वर्ड क्यों यूज़ करा हुआ है, इसका मतलब क्या है रेवोल्यूशन का। तो सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि बिहेवियरल रेवोल्यूशन पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन के अंदर डेवलप हुआ इन द फॉर्म ऑफ अ मूवमेंट। एक प्रकार से मूवमेंट थी। अब ये कोई मूवमेंट वैसी नहीं थी कि सड़कों पर लोग आ रहे हैं, एक विचारधारा के तौर पर आप इसको एक तरीके से एक मूवमेंट, एक क्रांति कह सकते हो कि अभी तक कुछ लोग आइडियलिस्टिक बात करते थे अपनी थ्योरीज के अंदर, उनको क्रिटिसाइज करते हुए कुछ नए पॉलिटिकल फिलोसफर्स और थ्योरिस्ट का ये कहना था कि नॉर्मेटिव अप्रोच एक बेकार अप्रोच है। आइडियलिज्म की बातें करना पॉलिटिकल थ्योरीज को देते हुए, पॉलिटिकल फिलोसफीज को देते हुए, पॉलिटिकल आइडियाज एंड थॉट्स को देते हुए बकवास चीज़ें होती हैं। हमें रियलिटीज़ के ऊपर अपनी थ्योरीज को ज़्यादा बेस करना चाहिए। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर बिहेवियरल रेवोल्यूशन एक प्रकार से एक मूवमेंट थी, ठीक है, जिसका एम क्या था। अगर ये मूवमेंट डेवलप हुई है तो इसका कोई एम और ऑब्जेक्टिव तो होगा ना। तो इसका जो कोर एम वो था, जो कोर एम था वो ये था कि यहाँ पर बिहेवियरल रेवोल्यूशन के अंतर्गत जो भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड थ्योरिस्ट आए, जो भी पॉलिटिकल फिलोसफर्स आए, वो ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे इस पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन को, इस सब्जेक्ट मैटर को। कैसे ट्रांसफॉर्म करा उन्होंने? दे एडॉप्टेड more scientific methods, they adopted
more scientific methods पॉलिटिकल फिनोमिना को स्टडी करने के लिए। इनका तर्क ये था कि ख्याली पुलाव ना पकाते हुए, जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच के अंतर्गत जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड फिलोसफर्स हैं, जब वो अपनी थ्योरीज को देते हैं तो वो ख्याली पुलाव पकाते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, इन चीज़ों को हमें अचीव करना चाहिए, ये हमारा गोल है, ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव है। ये तो बात हो गई नॉर्मेटिव अप्रोच की। वहीं पर बिहेवियरल अप्रोच के अंतर्गत जो भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड फिलोसफर्स थे, उनका ये कहना था कि हमें पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन के अंदर थोड़े से साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने चाहिए। हमें यहाँ पर फिलोसफीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए जो कि अपने आप में एक वैल्यू और एथिक्स ओरिएंटेड फिलोसफीज हो, और वो फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करें जो कि रियलिटी से काफ़ी अलग हैं। आइडियलिज्म की राह को हमें छोड़ना चाहिए। इनका फोकस एक बात के ऊपर था, दैट इज वी नीड टू अडॉप्ट साइंटिफिक मेथड्स, पर्टिकुलरली वो मेथड्स जो कि फोकस्ड हो ऑन ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर, इंसानों के उस बर्ताव से रिलेटेड जिसको हम ऑब्जर्व कर सके। तो इन्होंने फोकस बेसिकली करा, अब जो भी चीज़ ऑब्जर्वेबल होती है साइंटिफिक मेथड्स की कैटेगरी में, जो भी चीज़ आती है, तो आप जानते हो कि वहां पर यूज होता है एम्पेरिकल मेथड, राइट। इसलिए अब आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी क्यों हमने कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंतर्गत जो पॉलिटिकल थ्योरीज को पढ़ा था, मतलब जितने भी अभी तक हमने नाम लिए, लाइक एरिस्टोटल का मैंने आपको कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझाया था, या फिर थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन। हालांकि वो एक क्लासिकल थिंकर था, लेकिन उसकी थ्योरीज को फिर भी कंटेम्प्रेरी अप्रोच के अंदर रखा जाता है, बिकॉज यहाँ पर फोकस होता है हमारा ऑन द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एक्टर्स इन पॉलिटिक्स। और इसी बिहेवियरिज्म की अप्रोच को हम लोग एम्पेरिकल अप्रोच भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं इस टॉपिक को कवर करवा रहा था इन डिफरेंसेस को, ट्रेडिशनल अप्रोच जो कि पूरी तरीके से फोकस्ड है ऑन नॉर्मेटिव फिलॉसफी, जिसका पूरी तरीके से लेना देना है विद आइडियलिज्म। वहीं पर इसके विपरीत जो कंटेम्प्रेरी अप्रोच है, इट फोकस्ड ऑन बिहेवियरिज्म या बिहेवियर ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टर्स बाय यूजिंग एम्पेरिकल मेथड्स। तो बिहेवियरल रेवोल्यूशन भी जब आया, क्योंकि ये एक तरीके से रिलेटेड तो बिहेवियरिज्म के साथ ही है, बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरिज्म कह लो, बिहेवियरल रेवोल्यूशन कह लो, बात एक ही है। यहाँ पर पॉलिटिकल फिलोसफर्स और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट यूज करना चाहते थे ऑब्जर्वेबल ह्यूमन बिहेवियर को थ्रू वेरियस एम्पेरिकल मेथड्स, डेटा एनालिसिस, और दे वांट टू डेवलप सर्टेन टेस्टेबल थ्योरीज, ऐसी थ्योरीज जिसको वो टेस्ट कर सकें, क्रॉस चेक कर सकें, उनके अंदर कुछ ऐसी मनगढ़ंत बातें ना हो जो कि रियलिटी से मैच ही ना खाती हो, जिसको टेस्ट नहीं करा जा सकता, लेकिन सिर्फ जिसके बारे में बात करी जा सकती है अच्छी अच्छी कि फ्यूचर में ऐसा अचीव हो पाएगा। बिहेवियरिज्म ने ये गलती नहीं करी। बिहेवियरल अप्रोच के अंतर्गत जो भी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड फिलोसफर्स थे, वो टेस्टेबल थ्योरीज को डेवलप करना चाहते थे जिसको वेरीफाई करा जा सके थ्रू वेरियस डेटा, थ्रू वेरियस स्टैटिस्टिक्स एंड वेरियस एम्पेरिकल मेथड्स, साइंटिफिक मेथड्स। इसलिए दोस्तों, बिहेवियरल रेवोल्यूशन को एक तरीके से ऐसा समझा जाता है दैट इट इमर्ज एज अ that behavioral approach emerged as a challenge to
ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। और वो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? उसी ट्रेडिशनल अप्रोच को दोस्तों हम बोलते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच। क्योंकि इन्होंने बिहेवियरल अप्रोच को देने वाले जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और फिलोसफर थे उनको हम बिहेवियरिस्ट बोलते हैं। बिहेवियरिस्ट जो है वो ये बोलते थे कि नॉर्मेटिव अप्रोच की सबसे बड़ी दिक्कत ये है डैट दिस अप्रोच फोकस ऑन आइडियलिज्म। उसके अलावा इट हेविली रिलाइड, ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ हिस्टोरिकल एनालिसिस, कि पास्ट की चीज़ों को देखते हुए फ्यूचरिस्टिक बातें कर दी जाती हैं, जिसके लिए इन्होंने वर्ड दिया। अगेन वो भी एक क्रिटिसाइज करने वाला वर्ड था, कॉन्सेप्ट था कि नॉर्मेटिव अप्रोच, बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि नॉर्मेटिव अप्रोच जो है, जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस हैं, वो बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं एक तो हिस्टोरिकल एनालिसिस के ऊपर, या रिलेटेड है वो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल एनालिसिस से। अब हिस्टोरिकल एनालिसिस से कहने का इनका मतलब ये है, जो हमने यहाँ पर डिफरेंस की टेबल के अंदर पढ़ा था, ट्रेडिशनल अप्रोचेस जो हैं which are part of normative approach and idealism, they are dominated by the study of philosophy, law, history and institutions। यानी कि ये ज़्यादातर क्लासिकल थिंकर्स के साथ एसोसिएटेड है, पर्टिकुलरली जो एंशियंट टाइम का पार्ट हुआ करते थे, बीसी वाले एरा का। और इसकी शुरुआत हुई थी, बिहेवियरिस्ट का ये मानना है कि इसकी शुरुआत हुई थी नॉर्मेटिव अप्रोच की और आइडियलिज्म की with the theories of political thinkers who particularly belong to the land of ancient Greece, Athens, like Socrates, Plato and Aristotle। और भी आगे चलकर जो philosophers हुए जो कि क्लासिकल थिंकर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनकी जो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, अगेन वो फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में, आइडियलिज्म की सिचुएशन के बारे में, मनगढ़ंत चीज़ों के बारे में बात करती हैं। तो इनका दूसरा ब्लेम ये था कि दीज थ्योरीज रिलाइड, नॉर्मेटिव थ्योरीज जो हैं वो रिलाई करती हैं ऑन फिलोसफिकल स्पेकुलेशन। और जहां पर दोस्तों ये वर्ड आ जाता है हमारे सामने, स्पेकुलेशन, तो साफ तौर पर इसका लेना देना है एक तरीके से, हम जिसको बोलते हैं तरीके से अंदाज़ा लगाना। किसी भी चीज़ के बारे में स्पेकुलेट करने का मतलब दिव्या यही होता है ना कि हम किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा रहे हैं, है ना। अब वो अंदाज़ा लगाना भी एक तरीके से साइंटिफिक चीज़ों से और एम्पेरिकल मेथड से तो अलग ही हो गया, जब बात ये आ गई कि हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो इन्होंने बोली, डैट नॉर्मेटिव थ्योरीज फोकस्ड ऑन लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। और लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बोलने का मतलब ये है, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, कि ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव अप्रोचेस वर डोमिनेटेड बाय द स्टडी ऑफ फिलोसफी। तो उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ करा फिलोसफिकल स्पेकुलेशन के ऊपर बेस्ड होती हैं थ्योरीज, लॉ, और ये जो हिस्ट्री है या लॉ और जो इंस्टीट्यूशन है, इसको बोला जा रहा है लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। और हिस्ट्री के लिए इन्होंने बोला कि इट फोकस ऑन हिस्टोरिकल एनालिसिस। तो यानी कि ये बोलना चाह रहे हैं कि पुराने जो क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स थे, लेकिन सभी नहीं, अब क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स के अंदर पुराने वक्त और ज़माने के जो पॉलिटिकल फिलोसफर्स और थ्योरीज थे उसके अंदर तो एरिस्टोटल भी आता है। अब थ्योरी की टोन पर डिपेंड करता है कि वो थ्योरी एम्पेरिकल मेथड को अपनाएगी या फिर आइडियलिज्म, नॉर्मेटिव टेंडेंसीज को अपनाएगी। अब सेम क्लासिकल थिंकर है एरिस्टोटल, लेकिन मैंने आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर दी थी कि इसको हमने लेफ्ट साइड पे क्यों नहीं रख रखा है, जो कि ट्रेडिशनल अप्रोच का कॉलम है। राइट साइड पर क्यों चला गया? एरिस्टोटल कोई कंटेम्प्रेरी थिंकर तो है नहीं, हमें यहाँ पर
कौन व्यक्ति कौन से ज़माने के अंदर पैदा हुआ था, कौन पर्सन बीसीई के एरा से रिलेटेड है, कौन मेडिवल टाइम से रिलेटेड है, और कौन 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में पैदा हुआ है। हम यहाँ पर उसके पैदा होने के बेसिस पर क्लासीफाई नहीं करते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, या कोई भी आप सब्जेक्ट जब पढ़ते हो ह्यूमैनिटीज़ का, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, हम इन सब्जेक्ट्स के अंदर जब भी किसी अप्रोचेस को क्लासीफाई करते हैं इनटू ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, तो जब भी किसी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, कोई भी पर्सन, मतलब चाहे वो फिलोसफी का हो, सोशियोलॉजी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, किसी भी डिसिप्लिन का हो, हम वहाँ पर उसकी थ्योरीज की टोन को समझने की कोशिश करते हैं कि उसकी थ्योरीज के अंदर क्या जो अप्रोच है वो साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर बेस्ड है, क्या वो रियलिस्ट अप्रोच है, या फिर वो नॉर्मेटिव या फिर आइडियलिस्ट अप्रोच है। वहाँ पर किसी पर्सन ने अगर अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को फॉर्मुलेट करा है, क्या मन घड़त बातें होती हैं या फिर वास्तविकता को देखते हुए जो वैज्ञानिक मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, उनका यूज करा जाता है। तो ये चीज है बिहेवियरिज्म के बारे में या बिहेवियरल रेवोल्यूशन के बारे में। अब बिहेवियरल रेवोल्यूशन के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स भी दोस्तों डेवलप हुए थे, मतलब इसके साथ एसोसिएटेड आप ऐसा कह सकते हो, इस बिहेवियरल रेवोल्यूशन के या बिहेवियरल अप्रोच टू पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं जो कि इसको अलग बनाता है फ्रॉम नॉर्मेटिव अप्रोच। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है जो कि इसका कोर आइडिया है, और वो क्या है, बिहेवियरिज्म फोकस्ड ऑन, इसका पूरा का पूरा फोकस था ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। यहां पर हमें फ्यूचर ओरिएंटेड होकर बात ही नहीं करनी है, एम्पेरिकल मेथड्स को इंक्लूड करना है। तो कोर आइडिया बेसिकली यही था कि हम इस चीज को स्टडी करें, कोर आइडियाज का यही था कि हम इस चीज को स्टडी करें, व्हाट पीपल एक्चुअली डू इन पॉलिटिकल रेल्म, यानी कि पॉलिटिकल एरेना के अंदर, पॉलिटिकल रेल्म के अंदर, पॉलिटिकल जो भी चीजें होती है पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर, लोग एक्चुअली क्या करते हैं वहां पर। तो यहां पर ये जो कीवर्ड है ना, व्हाट पीपल एक्चुअली डू, ये बिहेवियरल अप्रोच को नॉर्मेटिव अप्रोच से अलग बनाता है, बिकॉज नॉर्मेटिव अप्रोच के ऊपर हमारा पूरा फोकस होता है व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। लेकिन इफ वी आर स्टडिंग समथिंग एक्चुअली डू, या एक्चुअल चीज़ों के बारे में जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक रियलिस्ट टेंडेंसी को दर्शाता है, जिसका पूरा फोकस होता है व्हाट ऑट टू बी के ऊपर नहीं, रेदर देन इसका फोकस है ऑन व्हाट इज, क्या है, क्या होना चाहिए, वो उसके ऊपर फोकस नहीं है इस चीज का। रियलिस्ट फिलोसफीज का फोकस या रियलिस्ट थ्योरीज का जो फोकस होता है व्हाट ऑट टू बी के ऊपर नहीं होता है, जो चीजें जैसी हैं उसको वैसे ही पोर्ट्रे करके रखना है। तो यहां पर इसका फोकस होता है ऑन व्हाट पीपल एक्चुअली डू, रेदर देन फोकसिंग ऑन कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस को कैसे बिहेव करना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो, वो चाहे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनसे रिलेटेड। और ये बिहेवियरिस्ट थ्योरीज जो हैं वो एक चीज से और दूर रहती हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज। और बिहेवियरिस्ट थ्योरिस्ट और फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज वही थ्योरीज हैं जो कि आइडियलिज्म के बारे में बातें करती हैं।
और जिसका पूरा फोकस होता है ऑन व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। तो बिहेवियरल थ्योरीज का जो कोर फोकस है वो इनसे अलग है। फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस ना करना, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करना, वो जैसे एग्जिस्ट करते हैं वैसे, जो दिक्कतें उनको साफ साफ तरीके से बताओ, बेटर बनाने के लिए सुझाव मत दो। यहाँ पर बिहेवियरिस्ट कहते हैं, बिहेवियरल अप्रोच के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड फिलोसफर्स कहते हैं कि सुझाव मत दो फालतू के। यहाँ पर जो चीज़ें जैसे एग्जिस्ट करती है वैसी बताओ, और मन घड़त कहानियां मत बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज मत बनाओ कि फिलोसफर किंग आएगा, वो वेलफेयर स्टेट की हमारे नेशन स्टेट को, सिटी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाएगा, वेलफेयरिज्म की राह पर उसको लेकर जाएगा। जो चीज़ जाएगा और जाएगी वाली है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, बिहेवियरिस्ट इससे दूर रहते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये सारी बातें फालतू की बातें हैं। ठीक है। दूसरा यहां पर जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बिहेवियरल रेवोल्यूशन का या बिहेवियरिज्म का, डेट इज ऑन एम्पेरिकल रिसर्च। इसके बारे में मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया कि नॉर्मेटिव अप्रोच के पॉलिटिकल थ्योरिस्ट एंड थिंकर्स से कैसे अलग हैं बिहेवियरिस्ट अप्रोच के पॉलिटिकल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स। क्योंकि बिहेवियरिस्ट जो हैं वो बात करते हैं वेरियस रिसर्च मेथड्स की जो कि साइंटिफिक हों काफ़ी ज़्यादा। लाइक ये कहते हैं कि जब भी हमें कोई थ्योरी देनी चाहिए उसके पीछे इंटेंस सर्वेस होने चाहिए कंडक्ट, हमें एक्सपेरिमेंट्स करना चाहिए जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वैसी, और हमें यूज़ करना चाहिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को, ताकि हम प्रॉपर तरीके से गैदर कर सकें डेटा को, और डेटा को गैदर करने के बाद जो भी हमने एक चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, जो भी हमने एक ओपिनियन बनाया है किसी एक सिचुएशन से रिलेटेड, किसी एक पॉलिटिकल फिनोमेना से रिलेटेड, जो भी हमने एक ओपिनियन बनाया है, उस ओपिनियन को दोस्तों हम लोग कहते हैं वेरियस सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे साइकोलॉजी के अंदर एक वर्ड यूज होता है हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस का रूल ही दोस्तों यही होता है कि हाइपोथेसिस होता है कि आपने एक ओपिनियन बनाया है, या किसी थ्योरी या किसी एक फिनोमेना के बारे में, किसी भी एक घटनाक्रम के बारे में आपने कुछ सोचा है, तो वो जो दोस्तों आपका ओपिनियन होता है ना, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। लेकिन हाइपोथेसिस एक ऐसा ओपिनियन है जो कि रैंडमली आपका नहीं बनता है, उसके पीछे आपका बहुत सारा होमवर्क रिलेटेड होता है, और वो होमवर्क साइंटिफिक मेथड्स का होना चाहिए, लाइक सर्वे, एक्सपेरिमेंट्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, इन सबको गैदर करने के बाद आपका वो हाइपोथेसिस और ओपिनियन बनता है। तो सिमिलरली बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं हमें पहले किसी भी पॉलिटिकल फिनोमेना को ऐसे स्टडी करना चाहिए कि हम वहाँ पर एम्पेरिकल मेथड, साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करें इन टर्म्स ऑफ डूइंग वेरियस सर्वेज, इन टर्म्स ऑफ डूइंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डेटा। उससे क्या होगा कि हमारे पास इन सब चीज़ों से जो हमने यूज़ करे हैं, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हमारे पास डेटा गैदर होगा जिसके बेसिस पर हम एक अपनी हाइपोथेसिस बना पाएंगे। और मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस एक नॉर्मल ओपिनियन नहीं होता है, इट इज़ बैक्ड बाय, इसके पीछे होमवर्क होता है, इट इज़ बैक्ड बाय साइंटिफिक एंड एम्पेरिकल मेथड्स लाइक सर्वेस, डेटा कलेक्शन, गैदरिंग सम स्टैटिस्टिकल टूल्स। ठीक है। और उसके बेसिस पर आपके पास पूरा डेटा आपके होमवर्क से रिलेटेड जो होता है, फिर आप अपना ओपिनियन बनाते हो, ताकि आप अपनी जो आपने हाइपोथेसिस बनाई है उसको आप फाइनली क्या कर सको, टेस्ट कर सको। तो यहाँ पर कोई भी स्टोरी मेकिंग के काम से बिहेवियर्स दूर रहते हैं। ठीक है। उसके बाद बिहेवियरल रेवोल्यूशन जब इमर्ज हुई दुनिया के अंदर,
जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में ही क्लियर कर दिया कि ये जो टर्म है ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन के अंदर यूज नहीं करी जाती है। ये बिहेवियरिस्ट, अब ये जो बिहेवियरलिज्म इमर्ज हुआ या बिहेवियरल अप्रोच जिसको हम कहते हैं, ये अपने आप में दोस्तों आगे चलकर बनी एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। क्योंकि यहां पर एम्पेरिकल मेथड्स को यूज करना, साइंटिफिक मेथड्स को यूज करना और थ्योरीज देने से, मतलब थ्योरीज देने के टाइम पर मन घड़त बातें ना करना, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की बातों से दूर रहना, चीज़ें जैसी हैं वैसी उसको रियलिस्ट तरीके से प्रेजेंट करना, ताकि हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स, सेंसस मेथड, सर्वे मेथड, कुल मिलाकर साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ कर कर हम उसके बाद एक हाइपोथेसिस बना सकें और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें। तो ये बिहेवियरिज्म ने अपना जादू दिखाना शुरू करा दूसरी सोशल साइंसेस के अंदर भी। लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया, साइकोलॉजी की फील्ड में, फिलॉसफी की फील्ड में, पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में, सोशियोलॉजी की फील्ड में, एज वेल एज इकोनॉमिक्स की फील्ड में, जहाँ पर हम लोगों के पर्टिकुलर बिहेवियर को अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें। लाइक फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी में हमारा लेना देना होता है इंडिविजुअल्स की स्टडी के साथ, तो हमें रैंडम थ्योरीज नहीं फॉर्मुलेट करनी है। बिहेवियरिस्ट ये कहते हैं कि रैंडम थ्योरीज नहीं बनानी है। तो जब बिहेवियरिस्ट का बेसिकली जो बोलबाला है वो दूसरे सोशल साइंसेस के डिसिप्लिन के अंदर आया, तो वहाँ पर वो अपनी थ्योरीज को साइंटिफिक और एम्पेरिकल मेथड्स के बेसिस पर प्रेजेंट करना शुरू हो गए। जैसे साइकोलॉजी की या फिलॉसफी के क्षेत्र के अंदर अगर अभी तक कोई रैंडम बात करी जा रही थी, तो बिहेवियरिस्ट के आने के बाद सारी बातें साइंटिफिक मेथड्स, प्रॉपर रिसर्च के बेसिस पर करी जाने लगी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर अगर हमें जनता के, सिटीजन्स के पॉलिटिकल बिहेवियर को समझना है, तो हम यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी से बचने लगे बिहेवियरिस्ट का, क्योंकि ये मानना हुआ जब बिहेवियरिस्ट का बोलबाला पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र के अंदर आया, उन्होंने बोला कि अगर हमें लोगों के राजनीतिक व्यवहार को समझना है, इसके पीछे जो होमवर्क होना चाहिए वो एम्पेरिकल मेथड्स और साइंटिफिक मेथड्स का होना चाहिए। सोशियोलॉजी के क्षेत्र में अगर हमें समाज को स्टडी करना है, तो समाज शास्त्र जो कि बिहेवियरिस्ट थे, बिहेवियरल अप्रोच को स्टडी करते थे। अगेन रैंडमली उन्होंने अपनी थ्योरीज नहीं दी कि ट्राइब्स के बारे में कुछ बोल दिया, समाज के बारे में कुछ बोल दिया, कास्ट के बारे में कुछ बोल दिया। सोशियोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे जो समाजशास्त्री जो थे, जो सोशियोलॉजिस्ट थे और जो बिहेवियरिस्ट या बिहेवियरल अप्रोच को फॉलो करते थे, अगेन दे यूज्ड साइंटिफिक मेथड्स, एम्पेरिकल डेटा। सिमिलरली इकोनॉमिक्स की फील्ड में अगर आपको कंज्यूमरिज्म को पहचानना है, बायर सेलर्स के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट्स को समझना है, तो बिहेवियरिस्ट के आने के बाद यहाँ पर प्रॉपर डेटा, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथड्स, एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ही इकोनॉमिकल थ्योरीज इमर्ज होकर आई, इकोनॉमिकल हाइपोथेसिस इमर्ज होकर आई, जिसको टेस्ट करा गया। फिर अगर वो चीज़ें सही नहीं बैठती हैं तो उसको इग्नोर करा गया। यानी कि कोई भी थ्योरीज जो हैं, कोई भी जो हाइपोथेसिस हैं, एक ओपिनियन बन रहा है फाइनल थ्योरी आने से पहले, बिहेवियरिस्ट जो है या बिहेवियरल स्कूल के जो ये सारे के सारे अलग अलग डिसिप्लिन के जो लोग हैं, वो हमेशा यही मानते हैं कि हमें व्हाट ऑट टू बी के ऊपर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है रियलिस्ट टेंडेंसीज के ऊपर। व्हाट इज, ठीक है, क्या है ऑलरेडी अवेलेबल, उसको प्रेजेंट करना है। और लास्ट थिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कि बिहेवियरल अप्रोच का जो एम्फेसिस था, जो फोकस था, इट वॉज ऑन एक्सप्लेनेशन एंड प्रिडिक्शन। अब यहां पर जो प्रिडिक्शन है
ये प्रिडिक्शन मन घड़त नहीं है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज के अंदर मतलब बिहेवियर्स कहते थे, जैसा कि पहले नॉर्मेटिव अप्रोचेस वाले एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज दे देते थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस या दूसरे सोशल साइंसेस के अंदर बिहेवियर्स का जो बोलबाला बढ़ा, उनका पूरा फोकस हुआ ऑन एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन। लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट के अंदर क्लियर करा, इनकी प्रिडिक्शन भी किसी न किसी हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड होगी, और हाइपोथेसिस वर्ड अपने आप में साइंटिफिक मेथड्स और एम्पेरिकल मेथड्स को दर्शाता है। तो यहां पर बिहेवियर्स जो हैं वो ना एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज के बियॉन्ड जाकर एक्सप्लेनेशन देना चाहते थे पॉलिटिकल फिनोमेना की। तो वो आइडियलिस्ट बातों पर अपनी थ्योरीज को बेस ना करते हुए वो रियलिटी का सहारा लेते हुए कि आज की रियलिटी कैसी है, और उससे एक पैटर्न ड्रॉ करते हुए फिर वो एक फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में बिलीव करते थे। अब देखो, फ्यूचर को तो हर कोई प्रेडिक्ट करेगा ही करेगा, तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि अगर ये सर फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो ये भी तो आइडियलिस्ट हुए। लेकिन ये बोलते थे कि हम नॉर्मेटिव अप्रोचेस के पॉलिटिकल थिंकर्स एंड फिलोसफर से इस तरीके से अलग हैं, बिकॉज नॉर्मेटिव अप्रोचेस वाले पूरी तरीके से शुरू से लेकर एंड तक अपनी थ्योरीज के अंदर सिर्फ आइडियलिज्म की बातें करते हैं। बट इनका ये कहना था कि हम तो फिर भी वास्तविकता के ऊपर बात करते हैं, पहले हम साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं एम्पेरिकल रिसर्च एनालिसिस को, जहाँ पर हम सर्वेस, एक्सपेरिमेंट्स, स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने के बाद हाइपोथेसिस देते हैं। तो रियलिटी जैसी है हम उसको वैसे ही प्रेजेंट करते हुए, और रियलिटी को, वास्तविकता को देखते हुए फिर हम फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट करते हैं। ये बातें क्लियर हुई सारी की सारी? यहां तक दिव्या कोई डाउट तो नहीं? समझ में आया कि बिहेवियरल अप्रोच की जो फिलोसफीज है वो कैसे अलग है नॉर्मेटिव अप्रोचेस से? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वैसे, क्लासिकल थिंकर्स और ये जो कंटेम्प्रेरी थिंकर्स का जो टेबल था अप्रोचेस का। क्या फॉर्मल इंस्टीट्यूशन मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि जो भी एग्जाम्पल के तौर पर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसके बारे में मन घड़त बातें अगर कोई कर रहा है तो वो नॉर्मेटिव अप्रोच का पार्ट है। लेकिन जैसा जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसा वो वर्क कर रहे हैं, एज इट इज अगर आप उनकी पिक्चर को प्रेजेंट कर रहे हो तो वो आपका पार्ट हो जाएगा इसका रियलिस्ट अप्रोच का या बिहेवियरिस्ट अप्रोच का, क्योंकि वहाँ पर एम्पेरिकल मेथड्स को यूज़ करके आप फोकस कर रहे हो व्हाट इज, जो चीज़ें जैसी हैं आप उसको वैसी ही दिखा रहे हो। आप यहाँ पर चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे हो, प्रेडिक्ट मतलब चेंज इन द सेंस के जो चीज़ें है ही नहीं, आप वहाँ पर एक स्टोरी मेकिंग नहीं कर रहे हो, आप फ्यूचर को यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कुछ और बातें करेंगे दोस्तों हम लोग बिहेवियरिज्म के बारे में, और पोस्ट बिहेवियरिज्म के बारे में भी जानेंगे अगले लेक्चर में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।